क्या हाल है भाई आप सबके। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट का। सबसे पहले ना यार एक बार ना एसिड और बेस समझ लेते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयंस देते हैं पानी में। पानी बोल लो या एक्वस बोल लो, ठीक है। और खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तीन बातें याद रखना भाई, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लो। HCl, HNO3, विनेगर जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ बेस के बारे में हमें चीज़ें समझनी है। जैसे बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कैसे होते हैं टेस्ट में? तो भाई कड़वे होते हैं। क्या करते हैं? रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को। और ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको भाई पता होना चाहिए। हाँ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका बेस में कंसिडर करा जाता है, ठीक है। और ये सारे तो हाइड्रोक्साइड वाले हैं ही आपके पास। चलो भाई, तो ये तो एक एकदम बेसिक नॉलेज थी एसिड और बेस की, ठीक है। अब चलते हैं कुछ टॉपिक पे जहाँ से अब हमें चीज़ें सारी समझने ध्यान से। जैसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें समझाते हैं, जो हमें बताते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है भाई। एसिड क्या है और बेस क्या है। जैसे ये भाई डब्बा पूरा याद होना चाहिए जिससे, ठीक है, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लिटमस अगर बेस है तो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का दिखाएगा। और अगर एसिड है तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह मैंने टर्मरिक ली, तो टर्मरिक में क्या होता है? जैसे हल्दी में अगर आपने कुछ बेस डाला तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और अगर हल्दी में आपने एसिड डाला तो कलर कैसा हो जाएगा? येलो। सेम ऐसा ही एक फिनोप्थलीन होता है जो कि फिलहाल कलरलेस होता है। अगर उस कलरलेस चीज के अंदर आपने बेस डाला तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर उसी कलरलेस चीज में आपने एसिड डाला तो वो कलरलेस ही रहेगा, मतलब जो कलर उसका वही रहेगा। सेम ऐसा एक मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। अगर इस ऑरेंज कलर में आपने बेस डाला तो येलो कलर का हो जाएगा। और अगर इसी ऑरेंज कलर में आपने एसिड डाला तो रेड कलर का उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स आपको भाई पता होने चाहिए, क्या डालने पे कैसा कलर आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है आपसे। तो ये डब्बा पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज याद होना चाहिए। ओके, चलो। अब ये कुछ बातें हैं, अब वैसे तो यार आपके काम की है नहीं, लेकिन एक बार इनको ना रीड रखना कि अच्छा ये इसका इस ब्लड का पीएच क्या होता है। मिल्क का पीएच पूछा हुआ है, मिल्क का पीएच 6 होता है, बनाना का 5 होता है, ठीक। तो ये दो तीन बातें आप यार याद रखना। ज़्यादा नहीं कि सारा नहीं, ये सारा ही याद करना है, सारे नहीं, दो तीन बातें बोलिए। पेपर से पहले ना एक बार इसको पढ़ लेना, नॉर्मली एक बार ऑरली, ठीक है। चलो, अब फिर एक होते हैं ओल फैक्ट्री। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस डालने पर। अगर किसी सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो रही है एसिड और बेस डालने पे, तो यार उनको ओल फैक्ट्री बोलेंगे। अब आपके सिलेबस में जैसे प्याज है, एक वनीला एसेंस होता है, और एक लौंग का तेल होता है, तीन चीज़ें। तो प्याज में क्या होता है? अगर आपने इसमें एसिड डाला तो इसकी स्मेल सेम रहेगी, मतलब अपनी स्मेल ये एसिड डालने पे नहीं खोता। सेम ऐसे क्लोव ऑयल होता है। अगर आपने इस क्लोव ऑयल के ऊपर बेस डाल दिया तो ये अपनी स्मेल को क्या कर देगा? खो देगा। तो यहां से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर एसिड डाला या बेस डाला है, इस टाइप से, ठीक है। सो ये आपके होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलो भाई, अब चलते हैं कुछ रिएक्शंस पे। जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। सारी बातें माइंड में रखनी भी हमें। जो एसिड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयंस पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जैसे मैंने HCl को पानी में डाला तो HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। सेम ऐसे जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को मीन्स H2SO4 को पानी के अंदर डाला तो ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा और ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। यार
लेकिन एक बात याद रखना, एसिड अपनी प्रॉपर्टी जब भी दिखाएगा जब पानी है। अगर ड्राई स्टेट है मतलब पानी नहीं है तो कोई भी H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए ना भाई, मीन्स एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अगर एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मीन्स वहां पे या तो क्या, ऐसा मान के चलो पानी होने चाहिए यार। अगर पानी नहीं है तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ये जो H प्लस आयंस जो निकले, यही H प्लस आयंस पानी के साथ मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O पॉजिटिव बोला जाता है। ठीक भाई, इस पूरे पेज में एक बात याद रखनी है, अगर एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मीन्स वहाँ पानी है, और अगर एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा मतलब वहाँ पानी नहीं है, वहाँ ड्राई स्टेट है। इतनी सी बात बस रखना, ठीक है। यहाँ पे वही कुछ बातें समझाई हैं, ठीक। चलो अब एक प्रिपरेशन समझते हैं HCl गैस की। आपके ऊपर एक रिएक्शन है, NaCl में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमने देखा कि वहाँ पे बना सोडियम सल्फेट और एक गैस निकली जिसका नाम है HCl गैस। सो फिलहाल ये जो ऊपर वाली है ये प्रिपरेशन है। अब इसमें कुछ बातें सुनना। अगर मेरे को इस गैस का नेचर चेक करना है कि ये गैस कैसी है, अगर मैंने यहाँ ड्राई ब्लू लिटमस रखा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ड्राई है, एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैंने थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर रखा तो इस लिटमस पेपर का कलर चेंज होके रेड हो जाएगा, मींस HCl गैस ने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करी है। तो ये वही बात है जो अभी पीछे समझाई कि पानी है तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, पानी नहीं है तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे एसिड पानी के साथ कुछ बिहेवियर दिखाता है तो सेम बेस भी कुछ ना कुछ बिहेवियर दिखाता होगा। तो बेस क्या होता है, जब बेस को पानी में डालते हैं तो वो OH माइनस देते हैं। ठीक, जैसे NaOH को हमने पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस साइड में हो गया, इस टाइप से। जैसे एसिड H प्लस देते हैं तो बेस OH माइनस देते हैं। अभी ये टॉपिक भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एल्कली। ये टॉपिक भी अभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है कि कुछ बेसिस एल्कली होते हैं, कुछ, सारे नहीं होते। यही बात माइंड में रखनी है, सारे एल्कलीज बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि कुछ ही ऐसे बेस हैं जो पानी के अंदर मिल सकते हैं और उन कुछ बेस को एक अलग से नाम दिया गया जिनका नाम है एल्कलीज। ओके, अब जैसे कौन कौन से हैं, तो सारे ये दोनों ऊपर और ये वाले, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं एल्कलीज के कि कौन कौन से बेस हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, वो बेस जो एल्कली नहीं है, बेस बट नॉट एल्कली, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर, ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये कुछ ऐसे एल्कली हैं, सॉरी, ये कुछ ऐसे बेस हैं जो पानी में मिलते हैं लेकिन एल्कलीज नहीं हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये एल्कलीज और बेस वाला, ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, एक प्यार से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो बेस जो पानी में मिल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। सारे बेस पानी में कभी नहीं मिलते। ठीक, कुछ ऐसे भी बेस हैं जो एल्कली तो नहीं है लेकिन पानी में
मिलते हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं 3 ये। ओके, चलो भाई। ये डाइल्यूटिंग एसिड मतलब बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आप एसिड में पानी को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ये ना कुछ खास नहीं था, यहाँ सुनना भाई, ये टॉपिक बड़ी बड़ा, अगेन भाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एजर्शन रीजन पूछता है पानी में एसिड डाले या एसिड को पानी में डाले, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। तो देखो ध्यान से सुनना, कभी भी नेवर ऐड वाटर टू एसिड। हमेशा ऐड करोगे एसिड को पानी में, पानी को कभी भी एसिड में नहीं डालोगे। हमेशा किसको डालोगे, एसिड ऐड करोगे पानी के अंदर धीरे 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 धीरे। क्यों? जब मैं एसिड को पानी के अंदर डालता हूं तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है इसमें से। अगर मैंने एकदम से एसिड को पानी में डाला, हीट निकलेगी बहुत तेज, और हो सकता है कि जो आपका फ्लास्क है फट जाए। तो इसलिए यार हमेशा ना एसिड को पानी में तो डालेंगे, लेकिन बड़े स्लोली स्लोली, ताकि जो हीट निकल रही है वो ज़्यादा ना निकले और आपका जो फ्लास्क है वो फट ना जाए, या जो आपका सॉल्यूशन है वो निकल के बाहर ना आ जाए। हाँ, ठीक है। सो याद रखना, एसिड को पानी में डालेंगे स्लोली स्लोली। चलो, अब एसिड और एल्कलीज, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं ध्यान से। देखो, एसिड्स के सॉल्यूशन और एल्कलीज के आयंस, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आयंस की वजह से। अगर एसिड में जैसे ये HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COH है, ये सब आयंस जनरेट करते हैं, और उन आयंस की वजह से ये सब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। सेम ऐसा एल्कलीज के साथ भी होता है, एल्कलीज भी आयंस जनरेट करती हैं, और उन आयंस जनरेट होने की वजह से एल्कलीज का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। लेकिन यार ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये कभी भी आयंस जनरेट नहीं करेंगे। अगर आयंस जनरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सो ग्लूकोज और अल्कोहल ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि ये आयंस जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है भाई, चलो। अब ये इसी का डायग्राम था इसी टॉपिक का, ठीक है, कि कैसे करंट वरंट आता है। फिलहाल इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। अब यहां समझते हैं कि जब यार मैं किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होता है। यहां पे कुछ बात लिखी है कि वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं आपकी एक्टिविटी सीरीज, उसमें कुछ मेटल्स होंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स ही हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं और रिएक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, अब हो सकता है कि वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ना कर पाए, और अगर उस मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करा, भाई रिएक्शन होगी नहीं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मेटल हम एसिड में डाल रहे हैं, क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर भी पाएगा या नहीं। अगर कर पाएगा तो भाई रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं कर पाए ना भाई, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कभी कभी एग्जामिनर आपका सर घुमाने के लिए कभी कभी ऐसा मेटल भी दे देगा जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ना कर सके।
तो आपको उसके लिए एक्टिविटी सीरीज भाई याद करनी पड़ेगी। मैंने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में बताई थी, वो अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। देखो, जब हम जिंक, हमारा एक मेटल है, उसको हमने H2SO4 एसिड के अंदर डाला तो बन गया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। यार ये जो हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है ना, इसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना, कैंडल ले जाओ, उस गैस के उधर रख दो, अगर उसमें से पॉप साउंड आई मीन्स हाइड्रोजन गैस है, ठीक। सो ये यहाँ पे जब हम जिंक को H2SO4 में डालते हैं बनता है जिंक सल्फेट, जिसका कलर होता है वाइट विट्रोल। याद रखना, कलर क्या होता है? वाइट विट्रोल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका भी है कि एक ना वाइट विट्रोल बन रहा है, उस वाइट विट्रोल का नेम बताना, जिंक सल्फेट। ओके, ये उस रिएक्शन का डायग्राम है भाई। आपने इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, यहाँ से बबल निकले, बबल निकलते निकलते गैस यहाँ आई, यहाँ पे इसने कैंडल रखी, कैंडल में कैसी साउंड आई? पॉप साउंड आई। और अगर कैंडल में पॉप साउंड आई, इसका मतलब फिक्स हो गया कि भाई कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये आपका टेस्ट चैप्टर 1 में भी था, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, सिंपल सा। सो मीन्स जब मैं यार एसिड और मेटल को रिएक्ट करता हूँ तो सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। चलो, ऐसे जब मैं बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करूं तो अगेन सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां पे कुछ बात लिखिए, हर एक मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा एक्टिविटी सीरीज पे यार, कि मेटल डिस्प्लेस कर भी पाएगा या नहीं। नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और कर दिया तो रिएक्शन होगी, सिंपल सी बात, ठीक है भाई। चलो, ऐसे अब एक रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ। तो भाई मेटल कार्बोनेट में देखो दो चीज है, एक होता है मेटल कार्बोनेट और एक होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है इस निचले नाम को। इतना बड़ा ना बोल के मैं इसको बाई कार्बोनेट्स भी बोल सकता हूँ। ये इसकी रिएक्शंस है भाई, याद होनी चाहिए, दोनों की दोनों रिएक्शंस। ऊपर वाली कार्बोनेट वाली है और नीचे वाली आपकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली है। दोनों के अंदर सॉल्ट बनते हैं, दोनों के अंदर CO2 गैस निकलती है और दोनों के अंदर पानी बनता है। अब अगर CO2 गैस निकल रही है तो अब आपके एक पास एक और टेस्ट आने वाला है CO2 गैसेस का, ठीक है। चलो आओ, आ क्या? टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई, इसको समझने से पहले इधर इस बात को समझो। अगर आप लाइम वाटर में से CO2 को पास कराते हो तो जो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो थोड़ा सा मिल्की हो जाता है। आपके पास एक लाइम वाटर है, आपने उसमें से CO2 को पास कराया, अगर उस सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया तो कंफर्म है कि CO2 गैस थी, ठीक। लेकिन अगर आपने ज़्यादा CO2 गैस पास कराई तो दोबारा से क्या होगा? मिल्कीनेस क्या हो जाएगी भाई? डिसअपियर हो जाएगी। क्या बोलना चाह रहा भाई? हाँ देख समझो, आपके पास लाइम वाटर था, आपने उसमें से CO2 पास कराई, तो स्लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। तो कंफर्म हो गया गैस कौन सी पास हुई है? CO2 हुई है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कर रहा हूँ, उस मिल्की सॉल्यूशन में से अगर मैं बहुत ज़्यादा CO2 गैस पास करा रहा हूँ तो उस मिल्की सॉल्यूशन का कलर दोबारा से क्या हो जाएगा? लाइम वाटर वाला हो जाएगा। मतलब उसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, समझ लो भाई। जब आप CO2 को लाइम वाटर से पास कराओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। भाई मिल्कीनेस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बनी वाइट कलर की प्रेसिपिटेट, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर अब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट में से दोबारा से CO2 पास कराओ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो बनेगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, मतलब प्रेसिपिटेट हटा दिया, ठीक है। सो ये टेस्ट है भाई, याद रखना।
अगर लाइम वाटर में से CO2 पास कराओगे तो जो सॉल्यूशन है वो वाइट PPT बनेगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट से अब उस कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 पास कराओगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो सॉल्यूशन होगा उसमें से मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपकी रिएक्शन है इसकी, याद रखना, टेस्ट ऑफ CO2। अब एक है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन, मींस जब मैं एसिड और बेस को डालूं तो सॉल्ट और पानी बनेगा। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये एसिड है, ये बेस है, तो यहाँ पे दोनों मिलके बनाएंगे पानी, और ये दोनों मिलके बनाएंगे सॉल्ट, जिसको बोलेंगे NaCl। सेम ऐसे नीचे है, ये बेस है, सॉरी ये तो एसिड है, ये आपका बेस है, ये दोनों मिलके बनाएंगे पानी, और ये दोनों मिलके बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट, जिसको सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, अब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो इस सॉल्ट के भी टाइप्स होते हैं कि सॉल्ट एसिडिक है, कि सॉल्ट बेसिक है, कि सॉल्ट न्यूट्रल है। अब वो डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस में से कौन पावरफुल है। यार अगर आपका एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। अगर आपका बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। और अगर दोनों ही, या तो दोनों ही वीक हैं एसिड और बेस, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे ना अभी आगे दिए हुए हैं, अभी आगे समझ लेते हैं एक बार इसी टॉपिक को। ठीक है, एसिड और बेस वाले को भी आएगा आगे। मेटल ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो देखो एसिड, ये जो मेटल ऑक्साइड है किस नेचर का, किस कैसा बिहेव करेगा बेस की तरह। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस नेचर का होता है, एसिड और बेस मिलके क्या देगा, सॉल्ट देगा और पानी देगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में क्या क्या ले सकते हो आप, जिंक ऑक्साइड ले सकते हो, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो, और कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक सॉलिड होता है, और जो कॉपर क्लोराइड होता है वो किस कलर का होता है भाई, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। याद रखना भाई, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, चलो ऐसे जब मैं नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊंगा बेस के साथ, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के बन जाते हैं। बन क्या जाते हैं, होते ही हैं। सो ये आपके नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, आपने इसको बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निकला। ठीक है भाई, सो मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, उल्टा बोल दिया सॉरी, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगेन भाई CBSE वालों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो ये क्या आ गया भाई, चलो चलो हट गया। अब अभी आपको होता है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो ये भैया उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं यार, जो ज़्यादा H+ देंगे, और वीक एसिड जो कम H+ देंगे। सेम स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, जो ज़्यादा OH- देंगे, और वीक बेस कौन होते हैं, जो कम OH- देंगे। आपको ना ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, उनके एग्जांपल्स, और वीक एसिड कौन होते हैं। ठीक है भाई, अब पीएच, पीएच क्या होता है भाई, पीएच मेजर करता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। कैसे, उसके लिए पहले ये बात सुनना, अगर पीएच की वैल्यू 7 है मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी है मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। जैसे अब मैं बोलूं, अब देख, अब इसमें यहां पे दो बात सुनना, एक है आपका 1 और एक है आपका 3। अब मैं आपसे पूछूं 1 और 3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे 1 वाला ज्यादा एसिडिक है, 3 वाला थोड़ा सा कम एसिडिक है।
मीन्स जब आप 6 से इस तरफ जाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब 0 वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा और 6 वाला वीक एसिड के अंदर कंसिडर करा जाएगा। सेम ऐसे बेस में भी होता है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे कुछ बात सुनना, इसको बड़ा अच्छी बात है यार। जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना कम उसका पीएच होगा। क्यों यार? जितने ज़्यादा H प्लस आयंस, इसका मतलब एसिड उतना स्ट्रांग है, और अगर एसिड स्ट्रांग है तो वैल्यू 0 के आसपास होने वाली है। अभी बताया था ना आपको, 0 और 6 में 0 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 6 वाला कम एसिडिक है। तो मतलब जो ज़्यादा H प्लस आयंस देगा उसका पीएच कम होगा, और जो ज़्यादा H प्लस आयंस देगा वो कैसा होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है भाई, चलो अब एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पीएच पेपर के देखो, ये कुछ बातें यार आप ना जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये बातें आप याद रखना। ये बातें पूछी गई हैं इसलिए बोला जा रहा हूँ भाई, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ समझते हैं ध्यान से। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो लाई करता है 7 से लेके 7.8 तक, मतलब हमारी पीएच बॉडी बेसिक मीडियम शो करती है ना। दूसरी बात, जो पीएच होता है रेन वाटर का, यार अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन वाटर का नाम होता है एसिड रेन। और ये एसिड रेन ना बहुत तबाही क्रिएट करती है, ये जंग लगवा देती है चीज़ों में, क्रैक्स ला देती है घरों के अंदर। जो घर की बाहर की जो दीवारें होती हैं उनके जो रंग उड़ते हैं, जो उनमें क्रैक्स आते हैं, वो इसी एसिड रेन की वजह से आते हैं। ताजमहल बेचारा पीला पड़ गया इसी एसिड रेन की वजह से। हमारे जो ब्रिज होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग, वो मेटल्स के बने होते हैं, लेकिन इस एसिड रेन की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे 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 वीक होती जाती है। ठीक है, और यही एसिड रेन यार एक्वेटिक लाइफ की जो जिंदगी होती है उनको मुश्किल में डाल देती है। कैसे? देखो, एसिड रेन हुई, वो पानी गया रिवर में, रिवर कैसी बन गई? एसिडिक बन गई। अब अगर रिवर एसिडिक बन गई तो उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं उन सब का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एसिड रेन बड़ी खतरनाक भी है हमारे लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ कुछ बातें सुनना भाई ध्यान से। जो हमारा स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है HCl। अब ये HCl क्या करता है? हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको इनडाइजेशन हो रहा है, आपका अगर खाना सही से नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो आपका स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने से आपको एसिडिटी नाम की दिक्कत आएगी। अब अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। आपने ऐड देखी होगी ना, उसमें जैसे वो समोसा खा रहा होता है, वो एकदम से एसिडिटी बन गई, फिर वो क्या लाते हैं? इनो है ना, डाइजीन, इनो, ये क्या करते हैं? ये दोनों होते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं? ये आपके पेट में या आपके स्टमक में जाते हैं और जो एसिड बढ़ा हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर आपको डकार आते हो इसका मतलब आपकी एसिडिटी जो थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो आपने ऐसी ऐड देखी होगी, वो इसी की ऐड है। दूसरी बात भाई, अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो आपके दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब हमारा दांत ना सड़े तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का। अगर हमारे माउथ में ज़्यादा एसिड आ गया है तो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और जो माउथ होता है उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी इस बेचारे को मधुमक्खी ने काट लिया ऐसे ना सूज गया। देखो, जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी की जो डंक होती है
उस डंक में होता है एसिड। कैसा एसिड? फॉर्मिक बोल लो या मिथेनॉइक बोल लो, एक ही बात है। अब अगर मधुमक्खी आपके डंक मारेगी तो उसको सूज जाएगा, आप कॉला पार्ट, और बड़ा दर्द होगा, इतना मोटा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा भी, जैसे घर में किसी को मधुमक्खी काटते तो घर वाले या तो उसमें बर्फ रगड़ देते हैं, है ना, या गरम चिमटा लगा देते हैं। तो इन दोनों करने से क्या होता है, वो जो रिएक्शन जो आपके फेस पे होने वाली होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, तो आपको इतना पेन नहीं होता। ठीक है भाई। एक ना एक और होता है, एक होता है नीटल स्टिंग हेयर। ये ना एक पौधा होता है, पहाड़ों पे मिलता है। इसमें ना क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं। अगर आपकी उंगली, जैसे इमेजिन करो उंगली अगर आपकी गलती से इस कांटे पे लगी, तो इनके कांटों में होता है मेथेनोइक एसिड, और बहुत दर्द करेगी आपकी उंगली। अब अगर इमेजिन करो आपकी उंगली उसमें कांटे पे लग गई तो उंगली सुजा देगा, तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट भी भाई उसी के नीचे जो पत्ता होता है ना, उसका वही ट्रीटमेंट है। उस पत्ते को तोड़ के अपनी उंगली पे लगा दो तो क्या होगा, उस दर्द को न्यूट्रल कर देगा। उसको डॉक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डॉक प्लांट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की, जो मैंने अभी आपको समझाया था। देखो, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। अगर एक वीक है और एक स्ट्रांग है तो सॉल्ट कैसा बना? बेसिक। और अगर एसिड स्ट्रांग हो गया तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक। ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलो अगेन स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस, बता दिए, वही चीजें हैं। अब यहां पे आ जाओ। जैसे विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड। तो ऐसे लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। दही के अंदर सोर मिल्क के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और नीटल की स्टिंग में पाया जाता है मिथेनॉइक एसिड। ये कुछ बातें हैं, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं कुछ बातों पे जहां पे हम पास आने वाला है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ लेते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक? कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ध्यान से समझते हैं इन सब चीज़ों को। उससे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, क्लोर एल्कली प्रोसेस। भाई क्लोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस आने वाली है, ठीक? एल्कली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एल्कलीज बेस का जो सोल्यूबल होते हैं, वो बेस जो सोल्यूबल होते हैं पानी में, उनका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो जब मैं NaCl को पानी के अंदर डालता हूँ तो सॉल्यूशन का नाम होता है ब्राइन। क्या नाम होता है भाई? ब्राइन। अगर NaCl को पानी में डाला होगा तो सॉल्यूशन बनेगा ब्राइन। अब उस सॉल्यूशन को अगेन आप पानी से पास कराओ तो आपके पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर। Cl2 गैस आएगी एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस आएगी वो भी कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड पर, Cl2 गैस जाएगी एनोड पर, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो कैथोड के पास होगा। ठीक है, पॉजिटिव जाएगा एनोड पर, कैथोड होता है पे जाएगा हाइड्रोजन। ये वाली बात तो आप देख लेना यार, अगर आपको लगे तो कर लेना, वरना पहले सबसे पहले क्या करना, आप इस रिएक्शन को याद करना। उसके बाद आपको ये डायग्राम याद करना है। इस डायग्राम में आपको समझना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ समझा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड साइड से, Cl2 गैस निकल रही है एनोड साइड से, और ये जो NaOH ये कैथोड के आसपास ही रहेगा, है ना? अब ये जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है इसको फ्यूल में यूज़ करते हैं, और अमोनिया की मैन्युफैक्चर में यूज़ करा जाता है इसे। जो क्लोरीन गैस जो निकल रही है इसको स्विमिंग पूल्स के अंदर वाटर को साफ करने में डाला जाता है। जब आप स्विमिंग पूल्स में जाते हो, अगर ज़्यादा क्लोरीन उसके अंदर डाला होता है तो आपकी जो आंखें होती है रेड हो जाती है। MCD के पानी में भी कभी कभी ज़्यादा क्लोरीन डाला आ जाता है तो बड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। और इसी Cl2 गैस को हम यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स में भी।
ब्राइन क्या होता है समझा दिया, NaCl में जब पानी डालोगे तो सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो भैया आपको एक तो ये डायग्राम, ये रिएक्शन और ये वाली बातें ही याद रखनी है इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में, ठीक है। चलो अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। भाई जब आप स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन गैस से पास कराओगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो भाई पहली बात तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी बात, जो पीने वाला पानी होता है उसको जर्म से फ्री करता है। और ब्लीच करने में हेल्प करता है कौन? आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भाई। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 का होल ट्वाइस है। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है। चलो फिर आता है भैया बेकिंग सोडा। जब आप NaCl को पानी, CO2 और NH3 अमोनिया से पास कराओगे तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है? तो पकोड़े बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ करा जाता है। एंटासिड्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा एसिड हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ करा जाता है। और खाना जल्दी पकाने में, नॉट पचाने में, पकाने में इसका यूज़ करते हैं। आपके घर में छोले भटूरे बनते होंगे तो उसमें मम्मी क्या करती है, जो आपका मैदा होता है उसके अंदर इनो डाल देती हैं, ठीक, ताकि आपके भटूरे में कड़कपन आ जाए इसी से। चलो भाई फिर एक होता है बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर क्या होता है यार? जब आप देखो, आपके पास है बेकिंग पाउडर में आपने H+ डाला तो बना बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। आप ऐसे याद रखो, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड होता है। पहली बात याद रखना। यूज़ क्या करते हैं? जो ब्रेड होते हैं और जो केक होते हैं उनको स्पंजी बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। अभी आपने पढ़ा ये NaHCO3 पढ़ा था। क्या बोलते हैं NaHCO3 को भाई? बेकिंग सोडा। जब आप इस बेकिंग सोडा में एसिड डालोगे या H+ डालोगे तो एक गैस निकलेगी, CO2 गैस, सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ये CO2 गैस क्या करती है? जो केक्स होते हैं और जो ब्रेड्स होती हैं उनको स्पंजी बनाने में, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है भाई। सो जो बेकिंग पाउडर होता है वो दो चीज से मिलके बनता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड से मिलके, ठीक है भाई। चलो फिर आता है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका इस 10 की वजह से आया है और हाइड्रेट मतलब पानी, ठीक। क्या काम होता है भाई? परमानेंट हार्डनेस हटा देता है और ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं ये तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसका नाम होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसको भी समझ लेते हैं, आ जाओ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपर सल्फेट के साथ 5 लगा हुआ है H2O। तो इसके अंदर पानी के कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? आप बोलोगे 5। जैसे मैंने बोला फेरस सल्फेट 0.7H2O, तो इसके अंदर पानी के कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? आप बोलोगे 7। जैसे मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट 2H2O, इसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? आप बोलोगे 2। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, तो इस तरीके से हमें बताने होते हैं, नंबर देख के बताना होता है, सिंपल सा 5, 7, 10 और यहाँ पे 2, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे देखो कुछ बातें समझा रहा है। अगर मैं फेरस सल्फेट 0.7 H2O को हीट करता हूँ, जो कि फिलहाल ग्रीन कलर का होता है, तो बनता है फेरस सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है। उसको फर्दर हीट करने पे बनता है फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये रिएक्शन आपके बुक में दिए तो आपको याद करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए होगे कहाँ यूज़ करते हैं, जब हाथ में बेचारा फ्रैक्चर आ जाए, घर के अंदर अच्छी अच्छी डेकोरेशन करनी है, पीओपी करवाते हैं। वॉल्स मस्त मस्त डिज़ाइंस बनवाने हैं, डेकोरेशन करवानी है, पीओपी से होती है, तो वहीं पे पीओपी का यूज़ करा जाता है। तो देखो होता क्या है, जब आप पीओपी के अंदर पानी को डालोगे तो बनता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, ये रहा भाई फॉर्मूला, CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आधा बने इसलिए नाम आया हेमी हाइड्रेट। ये पूरे का पूरा फॉर्मूला किसका है, पीओपी का है, जो कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है, ठीक। और पीओपी को कहाँ यूज़ करते हैं आपको बता दिया। ये था भाई आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि मैंने अपना तरफ से बहुत अच्छा कराया हो आपको। अगर आपको कुछ इश्यू आया हो तो बताना भाई, उस चीज़ पे काम करेंगे। बाकी इस वीडियो को एक बार ध्यान से समझना, कुछ डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।